नमस्ते बच्चों, रेजा जी की हिंदी कक्षा में आप सभी को स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एक कहानी पढ़ेंगे, बेटे और बेड़ी। कहानीकार हैं हरिशंकर परसाई। श्री हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। 10 अगस्त 1995 में इनका निधन हो गया। परसाई जी विंग के लेखक हैं। इन्होंने सामाजिक और राजनैतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर करारा एवं सटीक व्यंग्य किया है। परसाई जी की भाषा का एक खास अंदाज है, जिसके कारण वो पाठकों के मर्म को छू लेती हैं या हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे बोलाराम का जीव। इनके प्रमुख कहानी संग्रह रानी नागफनी की कहानी, तड़की कोच, ज्वाला और जल, उपन्यास तिरछी रेखाएं, संस्मरण टना, तब की बात और थी, बुध के पाँव पीछे, सदाचार का ताबीज, टिटुरता हुआ गणतंत्र तथा शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर निपन संग्रह उल्लेखनीय है। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। पाठ 7, बेड़े और बेड़ी। हरिशंकर परसाई। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से यह तय हो गया है कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया, और वह आया। प्रस्तुत कहानी बेड़े और बेड़ी श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी एक लोकप्रिय कहानी है। प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई इस कहानी द्वारा स्पष्ट किया है कि प्रजातंत्र के नाम पर किस प्रकार स्वार्थी, डोंकी, भ्रष्ट तथा चालाक नेता सीधी सादी जनता का शोषण करते हैं। लेखक ने अपनी पैनी भाषा एवं रोचक शैली के माध्यम से आज की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर टीका व्यंग्य किया है। एक बार वन के सभी पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए या स्वीकार करनी चाहिए, जहां पर सभी नियम एवं कानून लागू होने चाहिए। सभी ने मिलकर ये निश्चय किया कि यह फैसला किया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। वन प्रदेश में भेड़ों की संख्या अधिक थी। उन्होंने सोचा कि अब उनका भय दूर हो जाएगा, यह डर दूर हो जाएगा। वे अपने प्रतिनिधियों से नियम कानून बनवाएंगे, और जिससे कि कोई भी जीवधारी किसी अन्य जीव को न सताए। उधर दूसरी तरफ भेड़िए ये सोचकर दुखी हो रहे थे कि अब उन पर संकट आने वाला है या मुसीबत आने वाला है, क्योंकि उनकी संख्या कम थी। भेड़िए की संख्या बहुत कम थी। भेड़ों की संख्या अधिक थी या ज़्यादा थी, या अधिक होने के कारण, या भेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण पंचायत में उन्हीं का बहुमत होगा। यदि बहुमत से भेड़े ये कानून बनवा देगी कि कोई पशु किसी को न मारे और न खाए, तो उनका क्या होगा या भेड़ियों का क्या होगा? वे क्या खाएंगे? उन्हें तो भूख को मरना पड़ेगा। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता या पास आता या निकट आता, भेड़ों का उल्लास
बढ़ता जाता, हर दिन बढ़ता जाता। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता तो भेड़ियों का दिल बैठता जाता। एक दिन भेड़िए को उदास देखकर सियार ने उसका कारण पूछा। भेड़िए ने उसे वन प्रदेश में होने वाले चुनाव की बात बताई। सियार ने सुझाया, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िया बोला, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम है कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। वहाँ भी कोई पूछने वाला नहीं था। सियार ने फिर कहा, अजायब घर में चले जाइए। इस पर भेड़िए ने कहा कि वहाँ भी जगह नहीं है या स्थल नहीं है, वहाँ तो आदमी रखे जाते हैं। कहाँ अजायब घर में आदमी रखे जाते हैं। बूढ़े सियार ने कुछ सोच कर कहा, या सोचने के बाद कहा, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। ये सुनकर भेड़िया चिढ़ गया, क्योंकि वन प्रदेश में भेड़िया जाति कुल 10% या प्रतिशत थी। अतः ऐसा होना असंभव था। बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा कि वो उसे एक दिन का समय दे दे। अगले दिन तक कोई न कोई समाधान या हल या प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए समाधान निकल आएगा। उसने ये भी कहा कि उसको या भेड़िए को उसके या सियार के कहे अनुसार हो कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने उसकी बात मान ली। अगले दिन बूढ़ा सियार अपने साथ 3 अन्य सियारों को लेकर आया। उसने उनमें से एक को पीले और दूसरे को नीले तथा तीसरे को हरे रंग में रंग दिया था। ये रंगे सियार हैं, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे, सियार ने समझाया। इसके बाद उसने भेड़िए का रूप भी बदल डाला, या मस्तक पर तिलक लगाकर गले में कंठी पहना दी और घास के कुछ तिनके उसके मुंह में कोस दिए। साथ ही ये भी समझा दिया कि सभा में पहुंचने पर आंखें ऊपर मत उड़ाना, कुछ बोलना भी मत, और हाँ, किसी मुलायम भेड़ को लालच में खा मत जाना। बूढ़े सियार ने भेड़िए को ये भी समझा दिया कि पीला सियार कौन है? विद्वान है, विचारक और कवि हैं। या नीले सियार कौन है? नेता और पत्रकार है। और हरा वाला सियार धर्मगुरु हैं। चारों सियार भेड़िए की जय बोलती हुए भेड़ों के झुंड के पास या भेड़ों के समूह के पास गए, और भेड़िए को देखकर बेचारी भेड़ें डर गई। बूढ़े सियार ने उन्हें समझाया, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो या डर मत करो। भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया है या बदलाव हो गया है। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है, जीवन अर्पित कर दिया है। रंगे सियारों के बारे में उसने कहा, ये इस लोग के जीव तो है नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता है जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार हैं। और हरे वाला कौन है? हरे वाला धर्मगुरु हैं। आप कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। पीले सियार को हुआ के सिवा और कुछ तो आता नहीं था। उसने हुआ करना शुरू कर दिया, या उसके हुआ करने पर हरे और नीले सियार भी हुआ करने लगे। बात को संभालते हुए बूढ़े सियार ने समझाया कि ये सब भेड़िए को प्रणाम कर रहे हैं। तीनों रंगे सियारों ने भेड़िए का गुणगान करते हुए बताया कि भेड़िए को चुनने पर ही उनका भला होगा या अच्छा होगा। चुने जाने पर वही भेड़ों की हितों की या भेड़ों की भलाई के लिए हितों की रक्षा कर सकेंगे। वन प्रदेश में चुनाव संपन्न हुआ।
भोली भाली या इनोसेंट भेड़ों ने भेड़ियों को चुनाव जीता कर पंचायत में भेजा। पंचायत में भेड़ों की भलाई के लिए। किसकी भलाई? पंचायत में भेड़े की नहीं, भेड़ों की भलाई के लिए जो पहला नियम कानून बनाया गया वो ये था। क्या नियम था? हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए एक मुलायम भेड़ का बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को आधी भेड़ दी जाए। धन्यवाद।